हज़रात, उर्दू फिक्शन ने बहुत सारी तहरीकें और बहुत सारे इनकलाबात देखे हैं हर दौर में। लेकिन हर दौर में प्रेमचंद से लेकर अब तक कुछ नाम ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी खल्लाकी और ज़िंदगी से अपनी गहरी वाबस्तगी की बदौलत कई शाहकार दिए हैं। ऐसा ही एक नाम है मोहतरम काजी अब्दुल सत्तार साहब का। पद्मश्री काजी अब्दुल सत्तार साहब को कई अहम इनामात व एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। आप AMU में उर्दू के उस्ताद रह चुके हैं और अफसानों के क़ारीन को आपकी सेहर बयानी का कायल करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो जानते हैं। आपने कई तारीख़ी नावल दिए, दारा शिको, गालिब, खालिद बिन वलीद और भी बहुत सारे आपकी कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। आपसे गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब सैयद मोहम्मद अशरफ, हमारे अहद के मोतबर अफसाना निगार। आप साहित्य अकेडमी अवार्ड और कई दूसरे एजाज़ात से नवाजे जा चुके हैं। आपकी किताब आखिरी सवारियां अभी हाल ही में मंजर आम पर आया है। आपसे गुजारिश है कि गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएं। सैयद मोहम्मद अशरफ साहब, शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, रेख्ता के बहुत बाज़ौक़ और खुशज़ौक़ सामईन व नाज़रीन, 1972 में जब अलीगढ़ में हमारा लड़कपन था तो एक दिन एक आर्ट फैकल्टी लाउंज के पास खड़े हुए थे तो हमारे एक साथी ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये काजी अब्दुल सत्तार हैं। बेहतरीन शेरवानी पहने हुए, चूड़ीदार पजामा, शानदार जूते और शानों से खेलते हुए काजी साहब के बाल काकुलें। और फिर काजी साहब जो है नपे तुले कदमों के साथ तशरीफ़ लाए और डाइस पर आने के बाद जो तकरीर शुरू की तो उसके बाद उन्हीं साथी ने मीर अनीस का शेर पढ़ा कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है और रन एक तरफ चरखे कोहन काँप रहा है। हाज़रीन किराम, हम सब लोगों की बहुत खुशबख्ती है कि आज काजी अब्दुल सत्तार हमारे आपके दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। काजी साहब मशहूर नावल निगार, बहुत मकबूल, बहुत मारूफ, बहुत मशहूर अफसाना निगार, बहुत सीनियर उस्ताद, अपनी तकरीर और अपने जुमलों के लिए मशहूर। काजी साहब बहुत आसानी के साथ महफ़िलों में नहीं जाते, अपने हुजरे अदब में, अपने कुंजे आफ़ियत में रहते हैं। मैं रेख्ता वालों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो काजी साहब को उनके कुंजे आफ़ियत से निकाल कर इस खूबसूरत महफ़िल में लाए। वरना काजी साहब के बारे में तो बहुत आसानी के साथ मीरी का एक शेर पढ़ा जा सकता है कि ऐसे आहुए रमखुर्दा की वहशत खोना मुश्किल थी, ऐसे आहुए रमखुर्दा की वहशत खोना मुश्किल थी, सहर किया एजाज़ किया जिन लोगों ने तुझको राम किया। तो मेरे ख़्याल में प्रोफेसर अनीसुर रहमान साहब और फ़रहत एहसास दोनों मेरी इस मुबारकबाद के और संजीव सराफ मुस्तहिक़ हैं कि काजी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। काजी साहब, आपकी खिदमत में आदाब और सलाम का नजराना। हम लोग अलीगढ़ के ज़माने से देखते आ रहे हैं कि आपके अदबी की तरह आपकी शख्सियत भी बहुत मौजूए बहस रहती है। माशाल्लाह, आपका तर्ज़ गुफ्तार, आपका अंदाज़ रफ्तार, आपका लिबास तरहदार और आपकी शख्सियत का वक़ार, मेरे ख़्याल में इन तमाम चीज़ों की जड़ें आपके बचपन और लड़कपन में ज़रूर पेवस्त होंगी। काजी साहब, आपका बचपन, आपकी पैदाइश मशरटा में हुई जो अवध का बहुत मशहूर इलाका है, सीतापुर ज़िले में। आपकी तालीम सीतापुर में भी हुई, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुई, फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आप तशरीफ़ लाए। तो हम ये चाहते हैं काजी साहब कि आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी परवरिश बहुत नाजो नाम के साथ हुई, ज़मींदाराना माहौल में। तो आप ज़रा हमें कुछ उस ज़माने का अहवाल बताइए ताकि इस अंदाज से कि हम उस ज़माने में पहुंच जाएं, गुजारिश है। सबसे पहले तो मेरा फ़र्ज़ है
कि मैं रेख्ता के अरबाब हल वक्त का शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने मुझे इस महफ़िल में बुलाकर आपके सामने रूबरू करने की सादत हासिल की। जहाँ तक मसेटा का सवाल है तो मेरी ज़िंदगी के सारे दुख और सारे सुख का मरकज़ मसेटा ही रहा है। मसेटा में एक किला था हम लोगों का जो 1857 में अंग्रेज़ों ने इस तरह तोड़ा था जिसको कहते हैं मट्टी कूट दी। तो उस किले पर जो गांव आबाद है उसका नाम है मटकुट्टा, और वहाँ आज भी खेतों के नाम है महलसरा, दरबार, दीवान खाना वगैरह वगैरह। मैं तो उस तरफ कभी जाता भी नहीं था, लेकिन बचपन ज़ाहिर है जो गुज़रा, मेरे दादा जो थे वो काजी फैयाज़ अली साहब, वो कोर्ट ऑफ आर्ट्स में मैनेजर थे, और उनके बड़े भाई जो थे वो मियाँ साहब कहे जाते थे गवर्नमेंट के कागजात में, और वो गवर्नर काउंसिल के मेंबर भी थे और मजिस्ट्रेट भी थे। सारी उम्र मजिस्ट्रेट रहे वो अवध के वाहिद आदमी थे जो सारी उम्र मजिस्ट्रेट रहे, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे। मेरे वालिद को शिकार का शौक़ नहीं था, बीमारी थी, जुनून था। 3-3 बरस वो घर नहीं आते थे, और मैं आमतौर पर बच्चे अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं अपने बाप से मोहब्बत करता था, इश्क करता था, और वो मुझे नसीब नहीं होते थे तो मैं रोता था। तो मेरी माँ छुप छुप कर मुझसे, वो रोती थी और मैं उनसे छुप छुप कर खुद रोता था। वो शिकार और शिकार के बाद सयाहत मुल्कों मुल्कों फिरा किए वो, और जो कुछ सरमाया उनको बाप दादा से मिला था वो सारा उन्होंने उसमें सर्व किया। और काजी फरखुंदली साहब जो जिन्होंने मेरी परवरिश की, मैं 7-8 साल का था, सारे नाज़ो नेम जो थे वो 7-8 साल तक मुझे मैसर रहे। मुझे जानवरों से बहुत शौक़ था। काजी ख़ानदान में हाथी नहीं पाला जाता। सरकार दो आलम का हुक्म है कि हाथी की सवारी मकरूह है, तो काजी कभी हाथी पर नहीं बैठता, लेकिन मेरी ज़िद थी कि मैं हाथी पर बैठूँगा। तो मेरे दादा ने, जो उनके दोस्त थे राजा औरंगाबाद, राजा सबाट और ठाकुर साहब बीहट, उनके हाथी मंगवा देते थे, कभी उनका कभी उनका कभी उनका, और मैं बहुत शौक़ से उस पर सवारी करता था। घोड़ों पर भी बैठा हूँ मैं, लेवड़ू पर भी बैठा हूँ मैं। लेवड़ू के शौक़ का यह हाल था कि जिस किसी के बैल मुझे अच्छे नज़र आए मैं खुलवा लेता था और उनको लेवड़ू में जुड़वा कर दौड़ाता था। इस तरह मेरी पूरी, जो मैंने कहा वो हुआ, जो चीज़ मैंने चाही वो मुझे मिली। ये सब 7 बरस तक हुआ। 7.5 साल का था जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ। अचानक हार्ट अटैक हुआ और उनके कल्ब की हरकत अचानक बंद हो गई। बस हम पर जवाल आ गया। बाबा मियाँ की जो जायदाद थी, बहुत बड़ी जायदाद थी उनके पास। उनके 2 मुख्तार थे, लाला बेशेश्वर प्रसाद और मोहम्मद सत्तार खां। सत्तार खां मुख्तार ख़ास थे, लाला बेशेश्वर प्रसाद मुख्तार आम थे। लाला ने तो वफादारी की, जो बचा सके उन्होंने बचाया, लेकिन सत्तार खां ने, जो उनके गांव डिस्ट्रिक्ट के बाहर थे, सीतापुर के बाहर जो थे, हरदोई और उन्नाव में, वो उनके गांव उनके जाली दस्तखत करके बेच दिए। लखनऊ में जो उनके मकानात थे वो भी बेच दिए। सीतापुर में जो दुकानें और मकानात थे वो भी बेच दिए। जो करीब के गांव थे वो भी बेच दिए। मेरे वालिद तो थे नहीं, वो तो बेचारे शिकार के मरज़ में मुब्तला थे। मेरी माँ पर्दानशीन, मैं 7 बरस का। चचा लोग मेरे ख़िलाफ़, इसलिए कि काजी फरखुंदली ने अपनी सारी जायदाद मुझे दे दी थी, उन लोगों को कोई हिस्सा नहीं दिया था।
इसलिए हमारी सारी जायदाद जो थी वो खुर्द-बुर्द हो गई। दाल रोटी खाने भर की रह गई। ये तकरीबन मचेटा प्रॉपर में कोई 150 बीघे ज़मीन रह गई। काजी साहब के 14 बाग थे, फरखुद अली साहब के, मुझको 4 मिले। 10 बाग मोहम्मद सत्तार खां बेच के खा गए। तो वहीं से एक अजाब में मुब्तला ज़िंदगी हमने गुजारी है। फिर सीतापुर में जो हम पढ़ने आए, मचेटा में ये भी हुआ कि मैं जब रोता था तो मेरी वालदा मुझे चुप कराने के लिए उम्दा उम्दा कपड़े बनवाती थी, उम्दा उम्दा खाने पकवाती थी, हलवे मुरब्बे वगैरह वगैरह, कि मैं बाप को याद न करूं, मैं रोऊं नहीं और मैं बहला रहूं। उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे अच्छे कपड़े का शौक़, जैसा आपने भी फरमाया, ये बचपन ही से हो गया था। अच्छे खाने का शौक़, कपड़े का शौक़, सवारी का शौक़, ये सब उसी ज़माने के अज़ाबात हैं जिन्हें मैं झेल रहा हूँ। जहाँ तक हासिल का सवाल है, काजी साहब के पास एक बहुत बड़ा बक्स था, 6-7 फीट लंबा, 4-5 फीट ऊंचा और 3-4 फीट चौड़ा। उसमें किताबें भरी हुई थी, अरबी, फ़ारसी और उर्दू की। उसमें दास्तानें भी थी, वो दास्तानें जो जिनका पहला एडिशन था, चमड़े की जिल्द, बादामी कागज़ और हाथ भर लंबी। वो दास्तान मैं निकाल लेता था और मैं पढ़ता था। मेरी कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मज़ा आता था। वो मज़ा जो था उससे मुझे लज्जत मिली, नस्र को परखने की, नस्र को समझने की, नस्र लिखने का शौक़ भी दास्तानों ही ने पैदा किया। एक और वाक़या भी हुआ अशरफ मियां। जी जी। मेरे जो दादा थे काजी फयाज़ अली साहब, जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स में मैनेजर थे, तो मेरी सूरत पर मन न जाइए, मैं तो बस सूरत आदमी हूँ, लेकिन वो बहुत खूबसूरत आदमी थे। उन पर नवाब वाजिद अली शाह, किंग ऑफ अवध के कोई पोती थी, सुरैया बेगम, वो उन पर आशिक हुई और शादी उनसे की काजी साहब से। वो मचेटा आती थी, तो मैं सुना करता था कि हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी फूफी, हमारी चची जैसी ज़बान बोलती हैं, जैसे बातें करती हैं, उनकी ज़बान, उनका अंदाज़, उनका हंसने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़, गुस्से का अंदाज़, इसे फ़िक्स कर दीजिए। तो वो मुख्तलिफ था उन लोगों से, सबसे मुख्तलिफ था, और मैं उन्हीं के पास रहता था। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी बहुत सी वोकैबुलरी मेरी ज़बान पर चढ़ गई, जिसका फ़ायदा मुझे जब मैं बड़ा हुआ और मैंने लिखना शुरू किया, उसका फ़ायदा मुझे उस वक्त हुआ। और वो अब मालूम नहीं सही कहती थी या झूठ कहती थी, कोई रिसर्च तो की नहीं। उन्होंने जायदाद भी मेरे नाम लिखी थी, लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं हो सकी। मेरे काजी फयाज़ अली साहब की ज़िंदगी में तो खैर कोई सवाल नहीं था, लेकिन उनके मरने के बाद ही उनको जहर दे दिया गया। तो मैंने उनसे लाशऊरी तौर पर सीखा, शऊरी तौर पर नहीं। मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं क्या सीख रहा हूँ, लेकिन मैं सीख रहा था। सीतापुर में मुझे पढ़ने के लिए भेजा गया तो 2-3 मकानात मुझे मिले जो सीतापुर में थे। एक आलमनगर में था जो तवाइफ़ों का महल्ला था, तो मेरे तालीम के लिए 2-3 आदमी भेजे गए कि वो खाना पकाएगा, कोई रात में रहेगा वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे नाना जो थे उनकी कोठी तरीनपुर में थी, वारिस मंजिल। तो उन लोगों ने कहा कि ये तवाइफ़ों के महल्ले में ये लड़का जो है बहुत शरीर है, ये बर्बाद हो जाएगा। तो वारिस मंजिल में हमको ले जाया गया, वरना हम यहाँ नहीं बैठे होते, कहीं और होते। तो मालूम नहीं होते भी कि नहीं होते, इसलिए खर्च हो चुके होते। तो हमारा दाखिला 3rd क्लास में किया गया सीतापुर में, राजा रकबर दाल कॉलेज में। आज जब मैं 87-88 साल, जाहिर है 22 दिन के बाद मेरी उम्र 88 साल हो जाएगी,
87 साल हो गए, 28वीं में दाखिल हो जाऊंगा। अलीगढ़ में हमारे प्रोफेसर उस्ताद मोहतरम आलिम सरूर साहब जब 80 साल के हो गए तो महफिलों में नहीं जाते थे। जज़्बी साहब उर्दू के मशहूर शायर जब 80 साल के हो गए तो वो महफिलों में नहीं जाते थे। गालिब ने लिखा है 72 हो गया हूँ, आँखों से सुझाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, फर्श से इतनी देर में उठता हूँ जितनी देर में दीवार उठती है। ये 70-72 साल की उम्र में गालिब साहब फरमाते हैं कि मैं फर्श से इतनी देर में उठता हूँ जितनी देर में दीवार उठती है। एक और वाक़या सुन लीजिए। हारून रशीद, अलिफ लैला वाला लीजेंडरी हारून रशीद, जो अपने ज़माने का सुपर पावर था, उसके दरबार का बहुत मशहूर शायर था अरबी का अबू नवास। तो एक बार उसने गौर किया तो अबू नवास दरबार में नहीं था। तो हारून रशीद ने पूछा कि शायर कहाँ है? तो मुक़र्रिबान बारगाह ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, वो बीमार है। याद रखिए, जब कौमें उरूज के रास्ते पर होती हैं तो बहुत बाअखलाक होती हैं, बहुत फैयाज़ होती हैं, और जब ज़वाल के रास्ते पर होती हैं तो बदअखलाक हो जाती हैं, घटिया हो जाती हैं। बहादुर शाह ज़फ़र कभी गालिब को देखने नहीं गए, लेकिन हारून रशीद अबू नवास को देखने गया और पूछा, तुम्हें क्या हो गया? तो अबू नवास ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं 80 बरस का हो गया हूँ। तो उनका क्या हुआ 80 बरस के हो गए? तो उसने कहा, हुजूर, आँखों से सुझाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, मैं खा नहीं पाता, मैं पी नहीं पाता, मौसूफ शराब बहुत पीते थे, और मैं सो नहीं पाता, मैं चल नहीं पाता, अब मेरा नाम दरबार से खारिज कर दिया जाए। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझको आपने यहाँ बुलाया है तो मेरा हाल ये है कि मैं 88 बरस का होने वाला हूँ, और मेरी याददाश्त जो है वो गज़ल के माशूक़ की तरह बेवफा हो चुकी है, और मेरी क्रिएटिविटी जो है, तख्लीक़ियत, वो रकीब रूसिया की तरह दुश्मन हो चुकी है। लेकिन मैं आपके सामने बिन्नोट के उस्ताद की तरह खड़ा हूँ। बिन्नोट के उस्ताद का कायदा है कि वो 100 बरस का भी हो जाए, लेकिन जब अखाड़े में कांपता लरजता आता था तो 2-4 हाथ दिखाता था। तो मैं भी आपको 2-4 हाथ दिखा रहा हूँ। मैं जब सीतापुर आया तो वहाँ राजा कॉलेज में, बल्कि मुझे पहले ये कहना चाहिए कि ये उम्र जो मुझे खुदा ने अता फरमाई, इसमें मेरा तजुर्बा ये है कि सीतापुर में कई उस्ताद ऐसे थे कि उनको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था, और यूनिवर्सिटी में बहुत से उस्ताद ऐसे हैं जिन्हें स्कूल में होना चाहिए था, पढ़ाना ही नहीं जानते, भर्ती हो गए यूनिवर्सिटी में और मुसल्लत हैं लड़कों के ऊपर और गलत सलत पढ़ा रहे हैं। खैर, बाबू स्वामी दयाल, बाबू संत प्रसाद, ये लोग बहुत अच्छे टीचर थे। बाबू स्वामी दयाल हिसाब और अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, और बाबू संत प्रसाद तारीख़ पर लिखने का शौक़ मुझे 2 आदमियों ने दिलाया स्कूल में। बाबू संत प्रसाद ने औरंगज़ेब की ऐसी तस्वीर खींची कि उनसे जो नफ़रत पैदा हुई वो आज तक कायम है। अब मैं खुद अपने आप को नहीं ढूंढ पाता आपके। वैसे मैं भी दूसरी चीज़ों की फिक्र में ज़्यादा था। बाबू संत प्रसाद ने एक बार बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मैंने तारीख़ में उनको सुना और लखनऊ यूनिवर्सिटी में कानूनगो को सुना। मेरे पास हिस्ट्री नहीं थी, बीए में मेरे पास अंग्रेज़ी, फ़ारसी और उर्दू थी, लेकिन मैं उनसे इजाज़त लेकर उनके क्लास में बैठा करता था। बेनज़ीर पढ़ाते थे और वैसा ही बाबू संत प्रसाद पढ़ाते थे।
तो उन्होंने मुझे 3 बातें बताई। पहली बात उन्होंने बताई कि दुनिया में सबसे जालिम 2 आदमी गुजरे हैं, चंगेज़ और तैमूर, लेकिन औरंगज़ेब उनसे भी 2 हाथ आगे था। तो मैंने पूछा वो कैसे? हम लोगों ने सबने पूछा, मैंने कोई ख़ास पूछा, लड़कों ने पूछा। वो लड़कों से सवालात करते थे, और जो अगर कोई सवाल नहीं होता तो सबको डांटते चपटते थे। तो उन्होंने बताया कि चंगेज़ ने और तैमूर ने अपने बाप पर यजीद की तरह, जिस तरह यजीद ने हुसैन अलैहिस्सलाम पर पानी बंद किया था, उस तरह उसने अपने बाप पर पानी नहीं बंद किया। औरंगज़ेब ने अपने बाप पर पानी बंद किया। एक बात। दूसरी बात, चंगेज़ और तैमूर ने औरंगज़ेब की तरह अपने भाइयों से तूरे चंगेज़ी पर, जो उनके लिए कुरान की हैसियत रखता था मुग़लों के लिए, उस पर कसम खाकर बदअहदी नहीं की, जो औरंगज़ेब ने की, मुराद के साथ की, शुजा के साथ की। तो फिर तीसरी बात बताई उन्होंने कि दाराशिकों को गुस्ल नहीं दिया गया, कफन नहीं पहनाया गया, और जिस लिबास में वो बेचारा मरा उसी लिबास में कब्र में धांस दिया गया। ये इतना बड़ा जुल्म है कि इंसानियत तसव्वुर नहीं कर सकती। ये बात ज़ाहिर है, मेरी उम्र उस वक्त 15-16 साल थी, वो बात मेरे कलेजे में लग गई। फिर जब मैं बड़ा हुआ, और मैं अभी वापस जाऊंगा सीतापुर, बड़ा हुआ और मुझे शौक़ हुआ लिखने का, तो एक साहब थे सैयद आलेबा आवारा, आप लोगों में से किसी ने शायद उनका नाम भी न सुना। वो बेमिस लिखने वाले थे। मैंने लिखा है कि मैं अपने से बड़ा अदीब अगर किसी को मैं पूरे हिंदुस्तान में किसी अदीब को अपने से बड़ा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता ये मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा मैं। लेकिन आलेबा आवारा मुझसे बड़े अदीब थे, इसलिए जो कुछ उन्होंने लिखा है मैं उसकी नकल नहीं कर सकता। मैंने उनका एक मजमून पढ़ा, कहाँ गए वे लोग। तो जिस वक्त मैंने वो मजमून पढ़ा है, और आपको हैरत होगी, मैंने कम से कम 25-30 मरतबे पढ़ा है। एक ज़माने में वो मजमून मुझे हिफ्ज़ हो गया था। और एक और मजमून था जिसके लिखने वाले का नाम मुझे नहीं मालूम, अबाय शाही की पनाह, मालूम नहीं किसका था, आवारा साहब का था या उस पर याद नहीं मुझे किसका था। उसमें जो कैफियत थी, जो ग्रेंजर था, जो शिको था, उसने मुझे मुतासिर किया और मैं लिखने पर मायल हुआ। साहब अभी मुझे थोड़ा सा मुझे घड़ी देखने की भी मेरी जिम्मेदारी है जी, ये तो क्योंकि ये सेशन जो है वो बहुत महदूद वक्त के लिए होती है। काई साहब अभी आपसे बहुत सारे सवाल पूछना है, और आपने ज़िंदगी का अपना ऐसा नक्शा हम लोगों के सामने खींचा कि हम लोग वाकई मछरेटा और सीतापुर और आपके उस्ताद के समझ लीजिए कि उनके सामने दुजानू हो गए। काई साहब आपको बहुत अच्छे उस्ताद नसीब हुए। हम लोगों ने पढ़ा है किताबों में कि रशीद अहमद सिद्दीकी, मसूद हसन रिजवी अदीब, एहतशाम हुसैन। तो आप क्या मुख्तसरन जो है अपने इन बड़े उस्तादा के बारे में बताएं, ताकि हम ये नौजवान लोग जानें कि उस ज़माने में उस्ताद और तालिब इल्म के रिश्ते में कैसी कैसी दौलतें पोशीदा होती थीं। काई साहब गुजारिश है आप आराम से अपने उस्तादा के बारे में कुछ हमें। मसूद हसन रिजवी साहब से पहला सामना हुआ, उन्होंने मेरा फार्म रिजेक्ट कर दिया दाखिले का, इसलिए कि मेरे पास एफए में उर्दू नहीं थी, इंटरमीडिएट में। खैर किसी तरह दाखिला हुआ। उनको जानने के लिए एक वाक़या सुन लीजिए तो प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी साहब को आप जान जाएंगे। पंजाब में एक साहब थे सर फिरोज़ क़ानून, वज़ीर आज़म, वो वज़ीर आला वगैरह भी रहे। वो उनके बेटे ने ICS का इम्तिहान दिया तो उसकी कापी प्रोफेसर के पास थी। तो अल्लामा इकबाल ने एक ख़त लिखा, प्रोफेसर के बेटे को लिख कर दिया, प्रोफेसर उसके फिरोज़ क़ानून के बेटे को लिख कर दिया प्रोफेसर के नाम कि सर लिखा उन्होंने उस ख़त में, सर ये फ़िरोज़ ख़ान मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, उनका बेटा है,
इसका एक पर्चा ख़राब हो गया है, आप ज़रा हमदर्दी से इसे देख लीजिए। वो कोठी से नीचे उतरे, ख़त पढ़ा, तांगे पे तांगा खड़ा हुआ, लड़का खड़ा हुआ, उसने ख़त दिया, ख़त पढ़ा और कहा यहाँ आओ, अगर तू अल्लामा का ख़त लेकर ना आता तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर देता। अब तेरी खैरियत इसी में है कि इसी तागे पे बैठ और पहली गाड़ी से लाहौर चला जा, वरना मैं तुझे बंद करा दूंगा। तो आप समझ लीजिए, वो अगर किसी के, हम लोग सलाम करते थे, अगर वो किसी के सलाम का जवाब दे देते थे तो उससे चाय पी जाती थी कि तुमको सलाम का जवाब मिला है। वो किसी के सलाम का जवाब नहीं देते थे। 3 पीस पहनते थे, सूट, ईरानी टोपी लगाते थे। मई जून की गर्मियों में पसीना बहता होता था और कुर्सी पर बैठकर जो वो पढ़ाते थे, 2 चीज़ें पढ़ाते थे, मरसिया और ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड नस्र। तो जब वो मरसिया पढ़ाते थे तो हम लोग करबला में होते थे, पूरा करबला, पूरी करबला की जंग हमारे सामने होती थी। वो इस तरह पढ़ाते थे। और मैंने तो लिखा भी है, मैंने बिहार में एक महफिल में कह दिया कि जिसने मसूद साहब से, रिजवी साहब से मरसिया नहीं पढ़ा, उसने मरसिया नहीं पढ़ा। तो बहुत से लोग मेरे पास आए कि हमने नहीं पढ़ा। तो मैंने कहा नहीं साहब, आपने पढ़ा, मैंने ही नहीं पढ़ा। तो वो समझ नहीं पाए मुझे। एहसाम साहब का हाल ये था कि वो डार्लिंग ऑफ स्टूडेंट कहे जाते थे। मुझे याद नहीं है कि किसी स्टूडेंट पर उन्होंने कभी गुस्सा किया हो, किसी को डांटा हो। हर शख्स उनके पास पहुंचता था। जो लोग उर्दू को ऑफ़र नहीं किए हुए होते वो भी उनके पास पहुंचते थे और उनकी मदद करते थे। और जब वो गालिब पढ़ाते थे तो वो लड़के, वो तालिब इल्म लड़के लड़कियाँ जिन्होंने उर्दू ऑफ़र नहीं की थी, वो दरवाज़ों और खिड़कियों पर खड़े होकर उनको सुनते थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 3 टीचर ऐसे थे। कानूनगो साहब जब पढ़ाते थे तो दरवाज़ों पर वो लड़के खड़े होते थे जिन्होंने हिस्ट्री नहीं ऑफ़र की थी। एहसाम साहब जब गालिब पढ़ाते थे तो वो लड़के खड़े होते थे जिन्होंने उर्दू नहीं ऑफ़र की थी। और एहसन फारूकी साहब थे, डॉक्टर एहसन फारूकी पाकिस्तान चले गए। वो जब कीट्स को पढ़ाते थे तो बहुत से लड़के दरवाजे और खिड़कियों पर खड़े हो जाते थे उनको सुनने के लिए। वो इस तरह कीट्स को पढ़ाते थे, हुसन लावल डैमसन नरसी को, कि ये मालूम होता था रात में प्रोफेसर ने ये नज़्म कही है, अब ये हमको मानी बता रहे। एहसाम साहब का हाल ये था। जाहिर है कि मैं उनके करीब था और मैंने बी ऑनर्स में टॉप किया था, मैंने एमए में टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ मैं फेलो होकर अलीगढ़ आया। मैं अलीगढ़ का स्टूडेंट नहीं रहा, अलीगढ़ में मैंने पीएचडी किया रशीद साहब के अंडर में। रशीद साहब उर्दू अदब का एक सुतून थे और अलीगढ़ उनके नाम से पहचाना जाता था। मैं 9 जुलाई 1955 को मैं अलीगढ़ आया और 15 दिसंबर 1955 को मैं लेक्चरर हो गया था। 1 हफ्ते के अंदर मैंने जो अपनी थीसिस का चैप्टर उन्हें दिया पढ़ने को, तो वो मुझे डैंडी कहने लगे। जब चपरासी ने मुझसे कहा कि डैंडी साहब आपको बुलाया है, तो मैंने कहा ये क्या होता है? तो उनका प्रोफेसर ने कहा डैंडी को बुला कर लाओ। तो मैंने पूछा साहब डैंडी कौन है? उनका काजी अब्दुल सत्तार। अब मैं बहुत परेशान हुआ, डैंडी निगेटिव है कि पॉजिटिव है, खफा हैं कि खुश हैं, मैं कुछ नहीं जानता। और मैं डिक्शनरी भी नहीं देख सकता कि लड़कों को मालूम हो जाएगा, लड़कियों को सबको कि मैं डैंडी हूँ। तो मैं किसी से पूछने गया अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट में, उस्ताद थे सलामत साहब, उनके पास गया। मैंने कहा सर मुझे प्रोफेसर ने डंडी कहा है, इसके मानी बता दीजिए। तो वो हंसते रहे और प्लेट्स की डिक्शनरी निकाल कर मेरे सामने रख दी। उसमें लिखा था छैल छबीला नवाब। डंडी वो मुझे इसलिए कहते थे कि मैं कपड़े बहुत अच्छे पहनता था। उसमें एक वाक़या भी और भी हुआ, इजाज़त है? कैसा अदब के बारे में भी कुछ पूछना था। कर्नल बशीर जैदी वाइस चांसलर थे, उनकी बेगम थी कुसिया जैदी, बहुत स्मार्ट और बहुत पढ़ी लिखी, बहुत शौकीन अदब की। वो उन्होंने दौरा किया तमाम डिपार्टमेंट्स का, ये देखने के लिए
सबसे वेल्डेस्ट टीचर कौन है? तो हमारे डिपार्टमेंट में भी आए, तो मैं 3 पीस पहने हुए थे, जूता, शेरवानी, वो कमीज़ और टाई सब देखी उन्होंने। उसके बाद कनखियों से मुझे देखती रही और चली गई। 3-4 रोज़ के बाद वो फिर आई, तो मैं चूड़ीदार पहने हुए था, शेरवानी पहने हुए था। अब मैं चूड़ीदार इसलिए नहीं पहनता कि मेरे पिंडलियाँ काँपती हैं, मैं नहीं चाहता आप देखें कि मैं काँप रहा हूँ, इसलिए नहीं पहनता। उस वक्त पहने हुए था। 3 रोज़ के बाद मालूम हुआ कि एक चपरासी आया वाइस चांसलर का कि आपको मेम साहब ने याद किया। खैर हम गए तो हमको 1100 रुपये मिले थे। आई वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट वेल ड्रेस्ड टीचर ऑफ द मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। रशीद साहब के पढ़ाने का अंदाज़ तो क़यामत था। जब वो गालिब पढ़ाते थे तो ये मालूम होता था कि मोतियों का दरिया बह रहा है, खाली दरिया नहीं, मोतियों का दरिया बह रहा है। पढ़ाते कम थे, 2-2 घंटे गुजर जाते थे, नहीं पढ़ाते थे। लेकिन जब पढ़ाने जाते थे तो पूरा, वो भी लतीफ़ा सुन लें आप, 15 दिसंबर को मैं लेक्चरर हो गया और 16 दिसंबर को मैं पहला क्लास लेने गया, वो आप ज़रूर सुनिए। तो जब क्लासरूम में पहुंचा तो पर्दा लगा हुआ क्लासरूम में, ऊपर से नीचे तक। इधर लड़कियां बैठी, इधर लड़के बैठे। लड़कों में राही मासूम रज़ा और शहरियार बैठे हुए, लड़कियों में नसीम जहाँ और सुरैया हुसैन बैठी। वो प्रोफेसर सुरैया हुसैन नहीं, उन्होंने पाकिस्तान में मज़ामीन वगैरह लिखे, कनाडा में थी, मर गई अभी थोड़े दिन में। मुझे कभी कभी ख़त दिखती थी। खैर ये लोग बैठे हुए और बीच में टीचर बैठा, वो पढ़ा रहा है। सबसे अदब से राही मासूम रज़ा इसलिए बैठे हुए थे कि वो 8 बरस पहले BA कर चुके थे, अब MA करने आए थे। सबसे बाअदब जो थे राही मासूम रज़ा थे और सबसे गुस्ताख जो था वो शहरियार था। खैर वो क्लास हमने लिया। तो आपको मालूम है आज हम करें, अगर कोई प्रोफेसर करे तो टीचर जान को आ जाए। वो दीवार से लगकर पूरा लेक्चर सुना उन्होंने, प्रोफेसर ने पूरा लेक्चर। और जब घंटा बजा और मैं बाहर निकला तो चपरासी उनकी शेरवानी साफ़ कर रहा था, दीवार का चूना उनकी शेरवानी पर लग गया था। तो मुझको देखा और चपरासी को हुक्म दिया, डंडी को चाय पिलाओ और इनके तुफैल में मुझको पिलाओ। मौसूफ एक गुर्दे के थे, आधी प्याली चाय पीते थे, न उसमें शक्कर होती थी न दूध, लेकिन चाय पीते थे और बार बार पीते थे। ये हमारे उस्ताद थे रशीद अहमद सिद्दीकी। काजी साहब, आपने अपने असातिज़ा का जिक्र ऐसा खूबसूरत अंदाज से किया और अपनी पूरी बचपन और लड़कपन आपने करने कहा दिया, मैं तो ज़रा सा तारुफ करा रहा हूँ। काजी साहब, मैं अब आपके सामने सिर्फ यही अर्ज़ कर सकता हूँ कि हमें, क्योंकि आपके अदब पे भी गुफ्तगू करनी है जी। काजी साहब, उर्दू के उन बेहद मुमताज़ नावल निगारों और अफसाना निगारों में हैं जिनके बारे में क़ुर्रतुल हैदर जैसी सिक़ा अदीब ने कहा था कि काजी साहब से शबगज़ीदा से बेहतर कहानी काजी अब्दुल सत्तार ही लिख सकते हैं। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी ने कहा कि काजी साहब पैराडॉक्सिस के बादशाह हैं। मुमताज़ शीरी ने कहा कि काजी साहब के नावल जो हैं वो आलमी अदब के नावलों के सामने रखे जा सकते हैं। काजी साहब, ये बताइए हम लोगों को कि आपके कुछ नावल ऐसे हैं, खुसूसन तारीख़ी नावल, सलाहुद्दीन अय्यूबी, दारा शिको, खालिद बिन वलीद। एक तो ये कि आपको इनके लिखने की तरगीब कैसे मिली, और दूसरे ये कि काजी साहब उसमें जो जंग के मनाजिर हैं, ऐसे मनाजिर हमने किसी और जगह नहीं पढ़े। तो वो जंग के मनाजिर आप कहाँ से लाते थे, किस तरीके से लाते थे और क्या तरगीब थी उसकी उन जंग के मनाजिर को लाने की? मैं आपके तारीख़ी नावल के सियाक में ये बात पूछ रहा हूँ। मैं पहले अपनी बात कहने की इजाज़त चाहता हूँ, अगर आप वो इजाज़त दे तो मैं बताऊँगा, वरना नहीं बताऊँगा। हुक्म सर। जैसा देखिए, क़ुर्रतुल हैदर, मुमताज़ शीरी, शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी वग़ैरह ने जो लिखा, लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ़ मेरी की हिंदी में बड़े बड़े नामों ने। 1962 में बाबा नागार्जुन ने मुझे इलाहाबाद बुलाया और अलका होटल में मुझे तामपत्र दिया, मुझे शाल उड़ाई और तकरीर में कहा काजी अब्दुल सत्तार के रूप में दूसरा प्रेमचंद पैदा हुआ।
दूसरा जुमला कहा, काजी जिस शख्स को देहात पर, हिंदी में जिस शख्स को देहात पर नावल लिखना हो वो काजी अब्दुल सत्तार को टेक्स्ट बुक की तरह पढ़े। तीसरा जुमला कहा, काजी अब्दुल सत्तार प्रोज का बादशाह है। ये 62 पे कहा था, 55 बरस पहले। बहुत से लोग यहाँ 55 बरस के होंगे भी नहीं। थोड़े दिनों बाद जन्मवादी लेखक संघ की स्थापना हुई। कार्यकारिणी कमेटी के सामने 2 नाम पेश हुए, महादेवी वर्मा और काजी अब्दुल सत्तार, इनागुरेट करने के लिए। यहाँ सरदार जाफरी भी मौजूद थे, कैफी आज़मी भी दिल्ली में थे। उम्मीद थी इन लोगों को कि हम ही लोगों में से कोई बुलाया जाएगा, लेकिन उसके जो कार्यकारिणी कमेटी के चेयरमैन थे भैरव प्रसाद गुप्त, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया मेरे दोस्त कुंवरपाल सिंह के मार्फत, और मुझसे कहा कि आप, महादेवी वर्मा पे चार्ज ये था कि उन्होंने उर्दू के ख़िलाफ़ कोई बयान दिया था। तो कार्यकारिणी कमेटी के लोगों ने कहा कि हम उनसे इनागुरेट नहीं करा सकते, तो मुझे बुलाया गया। तो बिरला मंदिर में वो जलसा हुआ, पहला स्थापना दिवस पर, और इनागुरेट मैंने किया। भैरव प्रसाद गुप्त ने भोपाल में कहा, काजी अब्दुल सत्तार जन्मवादी लेखक संघ के अर्जुन हैं। कलकत्ते में अमृतलाल नागर ने कहा, काजी अब्दुल सत्तार की ज़बान में सरस्वती है। ऐसी तारीफ उर्दू में मेरी किसी ने नहीं की। ये नामवर सिंह ने अभी लेटेस्ट महफिल में जब गए तो उन्होंने कहा, काजी अब्दुल सत्तार प्रोज का बादशाह है, उसका कोई मुकाबला किसी का नहीं है। अब आपकी मस्जिद उस पर आती है जवाब पर। देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सैयद आले अबा आवारा का मजमून मैंने उस वक्त पढ़ा जब मैं उनको जानता नहीं था। कैसे पढ़ा, ये बहुत दिलचस्प है। फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब तो सदर तो बाद में हुए, लेकिन वो आसाम में वज़ीर थे और उनकी 3 बहनें थीं। हमीदा सुल्तान, जिनको मैं आपाजान कहता था, खजस्ता सुल्तान जो बोलती ही नहीं थी, खामोश बैठी रहती थी, और उनकी सबसे छोटी बहन जो फ़खरुद्दीन साहब की सबसे दुलारी बहन थी, अख्तर आरा बेगम। अख्तर आरा बेगम ने मेरा तारुफ इंदिरा गांधी से कराया कि ये सबसे बड़े अदीब हैं उर्दू के, और अख्तर आरा बेगम ही ने मेरी किताबें पढ़कर आका भाई को यानी फ़खरुद्दीन साहब को पढ़वाया और हमीदा आपा को पढ़वाया। तो मैंने आपसे शुरू में बताया था कि तारीख़ पर लिखने का शौक़ तो बाबू संत प्रसाद दिला चुके थे, और सैयद आले अबा आवारा महमेज कर चुके थे। सलाउद्दीन अयूबी पर को मैंने सबसे पहला नावल मैंने इसलिए लिखा कि वो बहुत ही जैसे बादशाह होते हैं, मुल्क फतेह करते हैं, कत्लेआम करते हैं और खून बहाते हैं, उसने कुछ नहीं किया। दुश्मनों को भी उसने माफ़ किया, तमाम ईसाइयों को माफ़ किया, यूरोप जाने का खर्च दिया, मसारिफ दिए और रहने की इजाज़त दी। एक आदमी भी नहीं मारा गया जब उसने अल-कुद्स फ़लस्तीन फ़तेह किया है। ये रिकॉर्ड है उसका। मैंने इसलिए उस पर नावल लिखा, पहला नावल लिखा, और उस पर मुझे आप जानते हैं वर्ष गालिब अवार्ड मिला। और मेरी अवार्ड का भी सुनिए, मेरी अवार्ड कमेटी में कलीमुद्दीन वाइस चांसलर पटना यूनिवर्सिटी, यूसुफ हुसैन ख़ां जाकिर साहब के छोटे भाई वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी, काजी अब्दुल वदूद जो नाक में मक्खी नहीं बैठने देते, और फ़खरुद्दीन अली अहमद, इन 4 आदमियों ने मुतफ़क़ा तौर पर मुझे इनाम दिया। अवार्ड की कीमत उस वक्त होती है मेरे लिए कि आपको अवार्ड दे कौन रहा है। हमारे यहाँ तो बहुत से लोग डस्टबिन से निकाले जाते हैं, झाड़ पहुँच के उनको सबक पढ़ाया जाता है, वो तोते की तरह मिट्ठू बेटे नबी जी भेजो, मिट्ठू बेटे नबी जी भेजो, वो अपने कहते रहते। ये काम अगर होता है तो अवार्ड, देखिए अवार्ड एक पैसे का मिले तो लेना चाहिए, रुपया को तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, फ़ौरन लेना चाहिए। लेकिन ये कि अवार्ड की तौक़ीर होती है। तो सलाउद्दीन अयूबी पर मैंने इसलिए लिखना शुरू किया, और दारा शिकोह पर मुझे पद्मश्री मिला दारा शिकोह पर। ये बाबू शादा प्रसाद जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के प्रेस सेक्रेटरी थे
और बहुत बड़े अदीब थे हिंदी के, उन्होंने मुझे बताया था। सही या गलत मैं नहीं जानता। ज़ाहिर है इंदिरा जी उर्दू नहीं पढ़ पाती थी। मेरे ख़त का जो जवाब उन्होंने दिया उसमें उर्दू में इंदिरा लिखा था और टाइप्ड ख़त था उर्दू में, और इंदिरा भी ऐसा लिखा था जैसे बच्चे लिखते हैं, टूटा फूटा, इंदिरा गांधी। तो दारशिको मैंने इसलिए लिखी। गालिब, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, गालिब मैंने इसलिए लिखी कि फ़खरुद्दीन अली अहमद ने जब मुझे फर्स्ट गालिब अवार्ड दिया तो प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल इंदिरा गांधी से मेरा तारुफ़ कराया और कहा मैंने काजी साहब को इनाम इसलिए दिया है कि जिस तरह इन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी पर लिखा है और दारशिको पर लिखा है, इसी तरह ये गालिब पर भी लिखेंगे। और मैं खामोश खड़ा रहा। मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था कि मुझसे ये कहा जाएगा गालिब पे नावल लिखना क़यामत है, और बड़ा मुश्किल मामला था। और मैं खामोश बैठा रहा तो बैरिस्टर नूरुद्दीन ये खड़े हुए थे। इन्होंने कहा कि आप भी तो कुछ बोलिए, चुप कर रोज़ा रखे खड़े हुए हैं आप। तो मैंने कहा जी मैं कोशिश करूँगा। खैर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। पहले अख्तर आरा बेगम का इंतकाल हुआ, उसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद का इंतकाल हुआ। तब मुझे एहसास हुआ, मेरे लिए हुक्म था सदर का कि आप अपने काम से जब भी दिल्ली आइए तो मुझे फ़ोन कर दीजिए, मैं इन बिटवीन आपसे मिलूँ। और कभी उन्होंने बग़ैर खाना खिलाए मुझे वापस नहीं किया। 2 मरतबे उन्होंने मुझे लिफाफे दिए। मैं जब गया उनसे मिलने, चलते वक्त मेरी जेब में लिफाफा रखा। एक बार उसमें 11,000 थे, एक बार 5,000 थे। ये पब्लिकली मैं एडमिट करता हूँ। तो दारशिको मैंने इसलिए लिखा और गालिब मैंने इसलिए लिखा। काजी साहब, हम आपसे मालूम करना चाह रहे थे कि जो जंग के मनाजिर हैं, ये जंग के मनाजिर के लिए आपने क्या कोशिशें की होंगी कि ये जंग के मनाजिर बयान ही उस तरह से आ जाएं जैसे जंग पेश आई होगी? देखिए ऐसा है, ये दूसरी जगह नहीं मिलते हम लोगों को। देखिए ऐसा है, अभी मैंने दावा किया कि मैं उर्दू में किसी अदीब को अपने से बड़ा नहीं मानता। उसका सबब क्या है? उसका सबब ये है कि नज़ीर अहमद से लेकर और सैयद मोहम्मद अशरफ तक जितने नावल निगार हैं, इनमें किसी ने एक मैदान जंग बयान नहीं किया। क्यों नहीं बयान किया? इसलिए बयान नहीं किया कि एक मैदान जंग बयान करने के लिए 50 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। फ़ारसी की 50 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अंग्रेज़ी की और उर्दू बेचारी में 5-6 किताबें हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। तब आप एक मैदान जंग बयान कर सकते हैं। आप तो माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। कल आप जाइए और हिस्ट्री की कोई किताब उठा लीजिए, अंग्रेज़ी या उर्दू किसी की उठा लीजिए, तो ये होगा सामूगढ़ में फलाते और ये लड़े और यूँ लड़े, और आप लड़ाइए, जंग का नक्शा बनाइए दीवार पर कागज़ लगा के, लड़ाई होती ही नहीं। मेरी 2 किताबें मिलिट्री अकादमी के कोर्स में शामिल हैं। उर्दू हिंदी के किसी अदीब की कोई किताब कोर्स में शामिल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उर्दू का कोई नावल निगार मुझसे बड़ा नहीं है, इसलिए कि किसी ने एक मैदान जंग बयान नहीं किया। मैंने 12 मैदान जंग बयान किए, 4 बड़े बड़े और 8 छोटे छोटे। एक बात दूसरी बड़ाई मेरी ये है कि वो नज़ीर अहमद से लेकर आप तक, मियाँ सैयद मोहम्मद अशरफ तक, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। मेरे शागिर्दों में सबसे अच्छे लिखने वाले आप हैं और मेरे बाद सबसे अच्छे लिखने वाले हैं आप। किसी ने सबने एक स्टाइल में लिखा है। कुतुबुल हैदर के जितने नावल हैं एक स्टाइल में है। आग का दरिया, कार जहाँ दराज है, वो आखिर शब के हम सफ़र, सीता हरण, सब नावल पढ़ते चले जाइए आप। अच्छा वो इतने मोटे मोटे क्या पढ़ ही नहीं पाएंगे, एक उम्र चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप पढ़ लें तो आपको पता चलेगा एक ही स्टाइल में है। मैंने 3 स्टाइल दिए। एक स्टाइल में पहला और आखिरी ख़त, दूसरा स्टाइल उसी स्टाइल में शकबजीदा, बादल, मज्जू भैया और गुबार शब। दूसरे स्टाइल में सलाहुद्दीन अयूबी, दारशिको, गालिब, खालिद इब्न वलीद। तीसरे स्टाइल में हज़रत जान
और ताजम सुल्तान, और आखिरी नावलेट मेरा जो है आखिरी कहानी। नावल और नावलेट का भी झगड़ा अलग है। बहुत से बेवकूफ़ लोग समझते हैं कि नावलेट नावल का बच्चा है, ऐसा नहीं है। सबूत ये है कि ओल्ड मैन एंड सी, मैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो नावल है जिस पे नोबेल प्राइज़ मिला उसको, वो 70 सफ़े का है, सिर्फ 70 सफ़े का। उसको किसी ने नावलेट नहीं कहा। ये उर्दू के पेशावर नक्कादों की अता की हुई इस्तिलाह है, ये नावल है, ये नावलेट। और आज तक किसी ने क्लासरूम में, जब मैं पढ़ाता था, आपको मालूम है कब पढ़ाता था? 25 बरस पहले, 24 बरस पहले, अब मैं भूल गया कैसे पढ़ाता था। लेकिन सोते सोते भी अगर क्लासरूम में पहुंच जाऊं तो ये जो प्रोफेसर उर्दू के हैं इनको धो के डाल दूं, कोई सवाल नहीं पैदा होता, मुकाबला नहीं कर सकते मेरा ये। क्यों? मैं पढ़ता हूँ। आखिरी दिन तक मैं अपने कोर्स को पढ़कर क्लासरूम में जाता था और मेरा खुला हुआ सवाल होता था, कोई सवाल है? और जो सवाल करता था मैं जवाब देता, इसलिए पढ़ के जाता था। मैं नहीं, यहाँ साफ है, शेर आगे बढ़ो। जब साफ है तो कोर्स में क्यों गए? सबसे बड़ा मसला ये है। अगर कोई चीज़ साफ है तो कोर्स में क्यों है? वो साफ नहीं है इसलिए कोर्स में है। और आपको तनख्वाह मिलती इसलिए है कि आप उस शेर के मानी बताएं, उस लफ्ज़ के मानी बताएं। यह जिम्मेदारी हमारे यहाँ टीचर्स ने खो दी। यही सबब है कि टीचर की इज्जत कम हो गई, ख़त्म हो गई, कोई सलाम भी नहीं करता। काजी साहब, आपने जदीदियत के बारे में भी एक ज़माने में बड़ा मोर्चा खोला था, और आप वो वाहिद शख्स थे जो ये कहा करते थे कि जदीदियत की कहानियाँ जो हैं इनकी उम्र जो है वो मुश्किल से 10 या 15 साल होगी। तो उस वक्त तो हम लोगों को यकीन नहीं आता था, लेकिन बाद में जब वक्त गुजरा तो आपकी बात ये सही नज़र आई। तो आपने ये पेशेंटगोई कैसे कर ली थी काजी साहब? देखिए, ऐसा है अशरफ मियाँ, ये बात तो मैं क्लासरूम में भी कह चुका हूँ और ड्राइंग रूम में भी कह चुका हूँ। मैं पढ़ता बहुत। मेरे बच्चे अपनी माँ से पूछते थे, अम्मा पापा का इम्तिहान कब ख़त्म होगा? तो वो कहती थी, अल्लाह मियाँ जाने बेटा, मैं नहीं जानती। मैं 8 घंटे तकरीबन रोज़ पढ़ता था, 7 घंटे 8 घंटे मैं रोज़ पढ़ता था। 8-9 बजे से पहले मैं कभी सो के नहीं उठा। 11 बजे से पहले मैंने कभी क्लास नहीं लिया। और मेरे साथ मेरे प्रोफेसर सुरूर साहब मुझसे नाखुश भी हो गए, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरा टाइम टेबल कभी नहीं बदला। 11 बजे पहला घंटा, 12 बजे के बाद दूसरा घंटा, और हफ्ते में सिर्फ 8 घंटे। 7 दिन में मेरे 8 घंटे होते थे। और जब मैं लेक्चरर था, प्रोफेसर के 8 घंटे होते हैं कि मेरे 8 घंटे हुआ करते थे, इस रियायत से कि मैं लिखता पढ़ता हूँ। इसलिए मेरा प्रोफेसर ने मुझे 16 घंटे कभी नहीं दिए, 8 घंटे थे। काजी साहब, अभी एक छोटा सा सेशन ये भी होगा कि कुछ लोग आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले काजी साहब अभी ज़रा रुक कर, मैं उससे पहले एक सवाल ज़रूर करना चाहता हूँ काजी साहब जी, कि उर्दू अदब में शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जिसके पास इतने तख्लीक़कार शागिर्द हों, तो आपने क्यों उनकी तरबियत की और कैसे उनकी तरबियत की? देखिए, ये बड़े बड़े उनमें नाम मौजूद हैं, पैगाम आफाकी हैं, तारिक चतारी हैं, प्रोफेसर इब्न कमल हैं। जी नहीं, सबसे पहले सैयद मोहम्मद अशरफ हैं, उसके बाद तारिक चतारी हैं, उसके बाद पैगाम आफाकी हैं, उसके बाद इब्न कमल हैं, वगैरह हैं वगैरह हैं वगैरह हैं। उर्दू दुनिया में कोई प्रोफेसर ऐसा नहीं है यहाँ से पाकिस्तान तक जिसके इतने शागिर्द प्रोफेसर हों जितने मेरे हैं। एक बात, पूरी उर्दू दुनिया में कोई राइटर ऐसा नहीं है जिसके शागिर्द राइटर इतनी बड़ी तादाद में हों, इतने मशहूर नाम हों जैसे मेरे हैं। ये मेरा इम्तियाज़ है, मेरा डिस्टिंक्शन है, और मैं इस पर नाज करता हूँ। और सवाल कीजिए। काजी साहब, आपसे एक सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग दूसरा सिलसिला शुरू करेंगे कि आपकी जो बहुत मशहूर कहानी है पीतल का घंटा, उसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि ये जागीरदाराना निज़ाम के ख़त्म होने का नोहा है या अफसोस है। कुछ लोग कहते हैं जो उसकी तारीफ़ करते हैं कि पीतल का घंटा दरअसल उन अच्छी कदरों को बाकी रखने के लिए लिखा गया जो ज़मींदाराना निज़ाम में थी। लेकिन उस कहानी को जब बहुत गौर से पढ़े इंसान
तो वो जो पीतल का घंटा जो एक आपके ज़मींदार मामू के पास था और जो आपकी खातिर तवाज़ो करने के लिए उन्होंने बेच दिया था, वो आखिर में एक बाज़ार में बिकने के बाद वो मंडी में चला गया। तो लोग उसके बारे में कहते हैं, उस कहानी के बारे में, कि आपकी ये कहानी जो है वो ये दिखलाती है कि जागीरदाराना निज़ाम कैसे ख़त्म हो रहा था और सरमायादाराना निज़ाम कैपिटलिज्म जो है वो कैसे वजूद में आ रहा था। तो काई साहब, क्या कभी आपने भी इस बात पर गौर किया? देखिए, ऐसा है, आपके इस सवाल के जवाब में मैं 2 जवाब दूँगा। पहला ये है कि मेरे ऊपर 7 किताबें लिखी गई, एक हिंदी में, 6 उर्दू में, 40 मज़मून लिखे गए, 5 अंग्रेज़ी में, 16 हिंदी में, बाकी उर्दू में। किसी एक शख्स ने ये नहीं लिखा कि काजी साहब के नावल में या अफसाने में अवध का ज़मींदार विलन नहीं है, किसी ने नहीं लिखा। कुर्तुल हैदर जो मुझे बहुत पसंद करती थी, मेरे लिए लिखा उन्होंने, काजी अब्दुल सत्तार से बड़ी नज़र काजी अब्दुल सत्तार ये लिख सकते हैं, उन तक ने ये लिखा, मेरे पास उनका ख़त रखा हुआ है, कि तुम्हारी हमदर्दियाँ ताल्लुक़दारों से हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, उर्दू के कोई नावल ऐसा नहीं है जिसमें किसी नावल निगार ने ज़मींदार को अपने बेटे का कातिल बताया हो। मैंने कातिल बताया शब-ए-ज़ीदा में। कोई नावल उर्दू में नहीं लिखा गया जिसमें किसी लिखने वाले ने ये लिखा हो कि उसने मज़हब बदल दिया अपने इक़्तिदार को सलामत रखने के लिए। गुबार शब में मैंने लिखा, गुबार शब में वो अपना मज़हब बदल देता है, हिंदू हो जाता है, लेकिन इक़्तिदार नहीं छोड़ता। वो औरंगज़ेब की औलाद है, इक़्तिदार नहीं छोड़ सकता, हर कीमत पर इक़्तिदार कायम रहेगा। ये कोई नहीं बताता। एक बात, पीतल का घंटा पर 14 मज़मून लिखे गए और मेरे ख्याल 12-14 बरस में लिखे गए। सबसे अच्छा मज़मून तारिख़ तारी ने लिखा, तारिख़ तारी ने वो लिखा जो सच है। सच ये है कि मैंने इस कहानी में ये बताने की नाकाम या कामयाब कोशिश की है कि हम जागीरदारी दौर से निकलकर सरमायादाराना दौर में कदम रख रहे हैं। घंटा बाज़ार जा रहा है, किसी शख्स के पास नहीं जा रहा है। एक शख्स उसको लिए जा रहा है, वो साहूकार है, साहूकार लिए जा रहा है। ये मेरा जवाब है। अब पब्लिक में कोई सवाल करना चाहे करें, जी कीजिए। काजी साहब को इस खूबसूरत महफिल के हवाले करता हूँ। आप जनाब पूछिए। हम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त है और हाथ बहुत उठे हुए हैं। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। काजी अब्दुल सत्तार साहब, मेरे मामू ज़ियाउल इस्लाम उस्मानी साहब, आप उनको जानते होंगे। अरे वाह। वो पीतल का घंटा शायद उन्होंने शाये भी किया था। और मेरा एक बार आपसे मुलाकात भी हुई थी। मैं चाहता हूँ अगर कोई बहुत ही, और उनका इंतकाल हो गया है, मुझे मालूम। जी हाँ, तो मैं चाहता था कि अगर कोई आपका उनका ऐसा मज़ाहिया या कुछ इस तरह का कुछ एपिसोड याद हो तो। देखिए, जब बाबा नागार्जुन ने मुझे इलाहाबाद बुलाया है और मुझे तामपत्र दिया और शाल उड़ाई, तो वहाँ वो होटल में मेरा इंतज़ाम था, तो वहाँ एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए जो ज़ियाउल इस्लाम के वालिद थे, और उन्होंने बाबा नागार्जुन से कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं काई साहब को अपने यहाँ ले जाऊँ, अपना मेहमान बनाऊँ। बाबा नागार्जुन ने थोड़ा सा तकल्लुफ़ किया और मुझे उनके हवाले कर दिया। मैं दूसरी बार जब गया इलाहाबाद तो वो बीमार थे, ज़िया के वालिद। उन्होंने मुझे बुलाया ऊपर और मुझसे कहा कि मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जब भी इलाहाबाद आएँ तो इसी घर में क़याम करें, और मेरी रूह बहुत खुश होगी अगर आप यहाँ क़याम करेंगे। तो मैं वहाँ क़याम करता रहा। एक और बात बता दूँ आपको, रामपुर में एक सेमिनार हुआ, उसमें शमसुर रहमान फारूकी की बेगम भी थी और बहुत से लोग थे, पूरी गैलेक्सी थी उर्दू अदब की। तो एक खूबसूरत सी खातून मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मैं सलाम किया उन्होंने और कहा मैं शमसुर रहमान फारूकी की बेगम हूँ। मैंने कहा मुझे बहुत खुशी हुई है। उनका मैं इसलिए आई हूँ कि आप फारूकी साहब से खफा हैं। मुझसे तो नहीं खफा है। मैंने कहा मैं उनसे भी नहीं खफा हूँ, मैं उनकी राय से खफा हूँ। जो अदब में उन्होंने राय दी है मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं शमसुर रहमान फारूकी के ख़िलाफ़
हरगिज़ 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 नहीं। तो उनका तो मेरी गुजारिश है कि आप जब इलाहाबाद आएँ तो मेरे यहाँ क़याम करें। तो मैंने, अब वो लेडी थी, मैं मुँहफट आदमी हूँ, लेकिन मैंने उनका बड़ा लिहाज किया। इसलिए लिहाज किया कि शमसुर्रहमान फारूकी से मेरी कुछ तलवारें खिंच चुकी थी, इसलिए मैंने साफ साफ नहीं कहा कि मैं नहीं ठहरूंगा। मैं कहा मैं सोचूंगा, मैं गौर करूंगा। ये उसके बावजूद भी भाई साहब कुछ सवाल हैं जिनके जी बच्चे कुछ सवाल पूछना अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा इसमें ग्रामी ज़यान शाह खान है, मैं रामपुर से ही ताल्लुक़ रखता हूँ जी। मेरा आपसे सवाल ये है सर, आपकी माशाल्लाह से आज आप 88 के, अल्लाह आपको और लंबी उम्र दे। मैं आपसे दुआ करता हूँ अल्लाह से। ऐसी दुआ मत दीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई एक नसीहत जो आप मुझे देना चाहें या हमारी यूथ को देना चाहें, कोई भी एक ऐसी बात जो आपको लगता हो कि अगर मैं उस टाइम 20-25 उम्र का साल का तब था, तब मुझे ये बात किसी ने समझाई होती तो आज मैं और मतलब किसी आप, या फिर आप हमें जो बताना चाहें कोई एक ऐसी नसीहत जिससे हम फ़लसफ़ा जो हमें ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें। देखिए, उर्दू का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा नावल निगार टॉल्स्टॉय था। टॉल्स्टॉय के पास कुछ नौजवान लिखने गए तो उसने पूछा, उन्होंने कहा कि उस्ताद हम थोड़ा बहुत लिखते हैं, टूटा फूटा लिखते हैं, आप ये बताइए कि हम क्या करें कि हम अच्छा लिखने लगे। तो टॉल्स्टॉय ने कहा मास्टर्स को पढ़ो, पढ़ो 3 बार का, मास्टर्स को पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं तो यही कहूँगा कि जिस फन में भी आप हैं, आप शायर होना चाहते हैं तो आप बड़े शायरों को पढ़िए, फिर अपने जो कंटेम्प्रेरी लैंग्वेजेस हैं उनके मशहूर शायरों को पढ़िए, और अपने शायरों को तो पढ़िए ही, तो आप शायर हो सकते हैं। अफसाना निगार हैं आप, तो अपने अफसाने को पढ़िए, कंटेम्प्रेरी लैंग्वेजेस के अफसानों को पढ़िए, वर्ल्ड क्लास के जो बड़े अजीब हैं, चेखव और टॉल्स्टॉय, इन सब को पढ़िए, तब आप तसव्वुर सोच सकते हैं कि आप बड़े अफसाना निगार। एक सवाल कोई इस तरफ से भी। जी जी, जी, जी। सर मैं तो आपका पुराना शागिर्द हूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं जब खालिद बिन वलीद पढ़ रहा था जी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ सर कि आप बेहतरीन ड्रामा भी लिख सकते थे। आपने ड्रामे की तरफ कभी तवज्जो क्यों नहीं की? ये बात अजीज़म आपसे पहले 2 आदमियों ने कही, राही मासूम रज़ा ने और शहरियार ने, दोनों ने कहा और बहुत इसरार से कहा कि आप ड्रामा लिखिए। देखिए, ड्रामा एक अलग आर्ट है, नावल एक अलग आर्ट है। मैंने पहला नावल लिखा, वही अफसाना हो गया, तो मैं दूसरी सिंध के ऊपर जाने की ताकत नहीं रखता। अगर रखता होता, देखिए मैं पढ़ता बहुत था, आप तो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं। मेरे क्लास में उर्दू लोग लड़के लेते थे, अटेंडेंस दी और भाग गए। मेरे क्लास में लड़के दौड़ते हुए आते थे, ये शाहिद हैं, दौड़ते हुए आते थे। और अगर मैं किसी लड़के से कहता था जरा चाक ले आओ, मैं कुछ बताऊंगा, तो कोई लड़का बाहर निकलने पर तैयार नहीं होता था कि मैं कुछ बता दूंगा। तो मैं कहता था अच्छा जब तक तुम चाक लेकर नहीं आओगे मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, खामोश बैठा रहूँगा। तब 10-20 दौड़ते थे। तो इसलिए था कि मैं बहुत मेहनत से पढ़ाता था। भाई साहब एक सवाल इधर से भी है मोहतरमा। जी जी नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तस्नीम कौसर। काई साहब जानना चाहती हूँ कि जो पीतल का घंटा और जिस मौजू पे वो लिखी गई थी कहानी, वो पीतल का घंटा आज के दौर में आप कहाँ देखते हैं? आज के दौर में वो पीतल का घंटा इस बात का सबक है कि हम जागीरदारी दौर से निकलकर सरमायादारी दौर में दाखिल हो गए। हेलो नमस्कार काजी साहब, मेरा जो सवाल है जी वो ये है कि आप भी, मैं रजत बामल हूँ, हरियाणा का रहने वाला हूँ जी, और वकालत करता हूँ, अभी वकालत पूरी हुई मेरी जी। तो मैं पढ़ाता भी हूँ, इसीलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के दिन पढ़ाने को केवल एक व्यवसाय या प्रोफेशन के तौर पे देखा जाता है, तो आपके जो आज के नए टीचर, हम जैसे जो नए टीचर बन रहे हैं, उनके लिए क्या राय है
कि कितना जुनून होना चाहिए और कितना केवल उसको प्रोफेशन के तौर पर देखना चाहिए। और जब आपने शुरुआत की थी तो केवल उसको क्या आपने प्रोफेशन के तौर पे लिया था या फिर आपका जुनून था पढ़ाना? धन्यवाद। देखिए ऐसा है, जब हम लोगों ने, मैंने जब एमए किया, बी ऑनर्स किया और एमए किया, तो मेरे ऊपर डॉक्टर ताराचंद, कानून गो, मसूद हसन रिजवी, एहतशाम हुसैन, ये लोग थे कि हम ऐसे हो जाएं, हम कभी एमए में टॉप करें, पीएचडी करें, किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो और इस तरह पढ़ाएं जैसे कानून को पढ़ाते हैं, जैसे एहतशाम साहब पढ़ाते हैं, जैसे फारूकी पढ़ाते हैं, एहसन फारूकी जो प्रोफेसर होकर कॉलेज चले गए पाकिस्तान और कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए। ये जुनून है, जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, ये शौक़ नहीं है, ये जुनून है। आप मैं हॉकी खेलता था, मैं बिलियर्ड खेलता था, लेकिन वो सब को खेलने के बावजूद मैं 6 घंटे 7 घंटे पढ़ता था। आज का टीचर पढ़ता ही नहीं है, जिस दिन नौकर होता है वो ढूंढता फिरता है ज़मीन कहाँ बिक रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, दायरा शाजमल का। मैं अलीगढ़ में उन दिनों स्टेशन मास्टर था। मेरा नाम आसिफ उस्मानी है और रेलवे बहुत दिनों शर्मिंदा रही मुझे वहाँ अपने यहाँ नौकरी दे के। मैं काजी साहब आपसे मैं दायरा शाजमल का नमख्वार हूँ। हाँ, नमख्वार हूँ। मैं आपसे ये बात करना चाहता था, पूछना चाहता था कि वो अबुल फजल को जिन लोगों ने मरवाया था ओरछा में, उन्हीं की औलादों में थे जिन्होंने धर्मट में दायरा शिकों का साथ दिया था, राव छत्रसाल वगैरह, वो ओरछाई के थे वो। तो आपने नहीं पता। अच्छा, और जो आपने जंग के वाक़यात जो उसमें लिखे हैं, क्या बदायूनी वगैरह ने उसका जिक्र किया? इतना भरपूर हाँ, तो कोई नहीं लिखता। देखिए ऐसा है, उर्दू के मौर्रिख आमतौर पर झूठे, बेईमान हैं, बुज़दिल हैं, सच नहीं बोल सकते। किसी मौर्रिख ने नहीं लिखा कि औरंगज़ेब गासिब था, औरंगज़ेब गासिब था, किसी ने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? लोग खफा हो जाएंगे पढ़ने वाले। तो अगर आप पढ़ने वालों के लिए लिख रहे हैं और सच को आप कत्ल कर रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। देखिए, सबसे बहादुर आदमी एक ही मौर्रिख गुजरा है, उसका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। उसने अकबर की ज़िंदगी में अकबर के ख़िलाफ़ लिखा है। और किसी मौर्रिख ने, किसी शहंशाह, देखिए मैंने तो कहीं लिखा है किसी नावल में या किसी मजमून में कि हर बादशाह के ज़माने में जितने मौर्रिख थे उनको ये याद रखते थे कि सिपह सालार की तलवार और काज़ी क़ुज़्ज़ात का कलम दोनों उनकी गर्दन का निशान है। एक लफ्ज़ अगर बेअदबी का निकल गया तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। इस तरह तारीख़ लिखी गई है। तो ये सवाल जो आप कर रहे हैं, ये तो हमारे स्कूल के बच्चे जानते हैं कि हमें से सच बोलने की ताकत नहीं, हम बोल ही नहीं सकते। 1 मिनट, मौर्रिख लिखता है मराठा गर्दी सल्तनत कायम हो चुकी, वहाँ सिक्का खुतबा सब हो गया। आप लिख रहे हैं मराठा गर्दी। महाराजा सूरजमल ने सल्तनत पैदा कर ली भरतपुर में, आगरा फतेह कर लिया, शाहदरा फतेह कर लिया, उसकी तोपें लाल किले के ऊपर लगी हुई हैं। वो नहीं उड़ाता लाल किले को, इसलिए नहीं उड़ाता कि ये बहुत खूबसूरत है। जब उसने आगरा फतेह किया महाराजा सूरजमल ने, तो ही मुसलमान हिंदुओं के मौलवी साहब पहुँचे और उनका ताजमहल खोद ले जाइए, लाल किला खोद ले जाइए। उसने कहा नहीं 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 नहीं, बहुत खूबसूरत है। ताजमहल ने भूसा भरवा दिया उसने। आपको मालूम है 40 दिन तक ताजमहल में भूसा भरा रहा, लेकिन उसने एक ईंट नहीं तोड़ी। लेकिन उसकी तारीफ किसी मौर्रिख ने नहीं की। लिखते हैं सूरजमल जाट। सूरजमल जाट के माने मालूम है क्या? डकैत। जो डकैत है उसको डकैत नहीं लिखते। महमूद गजनवी भी डकैत था, बैनुल अक़वामी डकैत था, इंटरनेशनल डकैत था, उसको नहीं लिखते। सूरजमल को डकैत लिखते। इसलिए सच नहीं बोल सकते। इसका जवाब ये है। ख़वातीन व हज़रात,
मिलिए उस शख्स से जो आदम होवे, नाज जिसको अपने कमाल पे कम कम होवे, जब महवे तकल्लुम हो तो गिरद आवे यक खल्क, और जब खामोश हो तो एक आलम होवे। काई साहब ने अपनी ज़िंदगी, अपने बचपन, अपने असातिज़ा, अपने शागिर्दों के बारे में, तहरीकों के बारे में, नावल के बारे में, कहानी के बारे में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में इतनी तफसील से बताया। हम सब लोग इतना खुश हैं कि गालिबन काई साहब को इतनी यकसुई के साथ इतनी चीज़ों का बयान शायद ही किसी महफिल में किया हो। तहलका वाले काबिले मुबारकबाद हैं। और मैं मीर तकी मीर का ये शेर पढ़कर हम और काई साहब आपसे रुखसत होते हैं कि मत सहल हमें जानू, फिरता है फलक बरसों। और काई साहब मैं आपको ये भी बता दूं कि इस महफिल में सिर्फ नौजवान और सिर्फ कम उम्र लोग ही नहीं हैं, बल्कि इसमें असातिज़ा भी तशरीफ़ रखते हैं। सिराज अजमली भी हैं, देखिए हमारी संगीता बैठी हुई हैं, उर्दू हिंदी की बहुत बड़ी कहानीकार भी हैं, शायरा भी हैं, पेंटर भी हैं। और मैं बहुत से लोगों को तो देख भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रोशनियों का रुख ऐसा है कि मुझे इरफान सिद्दीकी का शेर आ रहा है कि बुझे चिराग तो उस रंगे रुख का राज खुले, बुझे चिराग तो उस रंगे रुख का राज खुले, ये रोशनी तो तेरी अंजुमन का जादू है। तो मैं मीर का ये शेर पढ़ के रुखसत होता हूँ। देखिए कामना जी भी सामने तशरीफ़ रखती हैं कि मत से आपने जो कुछ कहा है वो पूरा सच नहीं है। मैंने अपने बारे में बहुत कम कहा है। हाँ जानते। अब काई साहब मेरे पास सिर्फ इतना वक्त है कि मैं आपकी खिदमत में ये शेर पढ़ूँ खुदाई सुखन का कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं।